हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम पिछले एक वीक के इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड मेजरली हमारा फोकस जो रहेगा वो दो मुद्दों के ऊपर रहेगा। पहला मुद्दा है हमारा लिक्विडिटी के रिगार्डिंग। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे उनको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। एंड इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, आईआईपी के बारे में। राइट, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। समझते हैं पहली चीज कि आखिर सर ये टर्म है एक, कौन सी टर्म? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आखिर होती क्या है? देखो, टेक्निकली अगर मैं बात करूं ना, लिक्विडिटी का मतलब है किसी चीज को आप कितनी आसानी से कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। किस चीज के अंदर? कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। क्या मतलब इस चीज का? देखो यार, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब जैसे मैंने मान लो ना, ये घड़ी पहनी हुई है, ठीक है ना, ये घड़ी मैंने पहनी हुई है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। अब घड़ी मैं कह सकता हूं कि यार मेरी घड़ी 1000 रुपए की है, ठीक है, पर क्या मैं इसको कैश में कन्वर्ट करा सकता हूँ? हाँ, करवा सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे एक पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो मेरी घड़ी खरीद ले और बदले मुझे 1000 रुपया दे दे। हो सकता है इसमें आधा घंटा, एक दिन, 2 दिन लग जाए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मेरा घर है, ठीक है, मेरा घर मान लो 10 लाख रुपए का है। मेरा घर है, मुझे पता है मेरा 10 लाख का घर है, पर उस 10 लाख के घर को मुझे कैश में कन्वर्ट कराने में कई टाइम लग जाएगा। पहले कोई मैं टूलेट का बोर्ड लगाऊंगा, कोई बंदा ढूंढूंगा, उसके साथ कई दिन बातचीत होगी, नेगोशिएशंस चलेंगे, तब जाके उसको मैं कैश में कन्वर्ट करा पाऊंगा। तो हुआ पता क्या, जैसे मेरी जेब में जो पैसे पड़े हुए हैं या फिर मेरे एटीएम मतलब मेरे बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, उनको कैश में कन्वर्ट करवाना मेरे लिए बहुत आराम से हो जाएगा। मतलब मेरे अकाउंट में जैसे मान लो 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो मैं अगर चाहता हूं ना उसको कैश में कन्वर्ट करना, तो मैं नीचे एटीएम में जाऊंगा, फटाफट पिन डाल के मेरे 10,000 रुपये निकल आएंगे। तो वो चीज को कैश में कन्वर्ट करना आसान है। ऑन द अदर हैंड, जैसे मेरा घर है, मेरे घर भी मुझे पैसे दे देगा, पर मेरे घर को कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहां पर लिक्विडिटी, ईज ऑफ लिक्विडिटी ज्यादा होती है, यहां पर ईज ऑफ लिक्विडिटी थोड़ी सी हमें मुश्किल देखने को मिल जाएगी। अब यही मुद्दा सोचो बैंक के कॉन्टेक्स्ट में। बैंक के कॉन्टेक्स्ट में ना एक हमें टर्म क्या पता होना चाहिए, दिस इज नोन एज LCR, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। समझते हैं इस बात को कि आखिर इसका मतलब क्या है। अंडरस्टैंड करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। आप एक चीज अंडरस्टैंड करते हो कि बैंक कमाता कैसे है। सर, बैंक कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डिपॉजिटर्स होते हैं। अब ये डिपॉजिटर क्या करेंगे, ये बैंक में अपना पैसा कुछ ना कुछ जमा करते हैं, बिल्कुल। एंड एट द सेम टाइम बैंक क्या करता है, बैंक पैसा आगे लेंडर को लेंड भी करता है। सॉरी, लेंडर नहीं, आपका जो क्रेडिटर होता है, सॉरी क्या कर रहा हूँ, डिपॉजिटर बैंक आपका जो डेटर होता है, ठीक है, जिसको उधार चाहिए। तो मान लीजिए डिपॉजिटर ने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक उसको बदले में कुछ इंटरेस्ट देगा, मान लो 4% इंटरेस्ट दिया। पर जिसको बैंक ने पैसा उधार पे दिया, वो कहीं ना कहीं बैंक को इंटरेस्ट देगा, लेट्स से 9% का। तो आप नोटिस कर पा रहे हो, बैंक ने जो पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट है उसके ऊपर कम इंटरेस्ट दे रहा है, पर बैंक आगे किसी को लोन पे जो पैसा दे रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक हैवी इंटरेस्ट के ऊपर दे रहा है, जो कि हमें इस एग्जाम्पल के अंदर देखने को मिलेगा भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग अंडरस्टैंड करना, आप लोग ये जानते होंगे यार, हाँ बैंकों को पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, है ना। अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करना, एक टर्म होती है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। ये टर्म बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना, क्या वर्ड है? HQLA, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मैंने आपको मतलब बताया, कोई ऐसी चीज जिसको कैश में कन्वर्ट कराना बहुत आसान होता है, ठीक है। बैंक का कोई ऐसा एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट करना आसान है, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? दैट विल बी कॉल्ड HQLA, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। आप पूछोगे सर बैंक के पास ऐसे कौन से एसेट्स हैं? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के पास हो सकता है कुछ कैश हो, है ना, बैंक के पास कुछ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो, इन शॉर्ट टर्म बॉन्ड से बैंक को कैश मिलना आसान हो जाएगा। बैंक के पास कुछ और बॉन्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं, SLR के अलावा कुछ कोटा सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको कैश में बहुत आराम से कन्वर्ट करवा सकते हैं, बहुत जल्दी बैंक उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। या कुछ और कैश इक्विवेलेंट्स वगैरह हो गया, ये सब क्या होंगे? हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। क्यों होंगे? क्योंकि बैंक जब चाहे, या बहुत आसानी से कह सकते हो कि बैंक इसको कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब होता दोस्तों पता क्या है, होता आपको ये बात है कि लेटस से बैंक के पास ये चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आंसर इज यस, होनी चाहिए। पता क्यों? वाई डज बैंक नीड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट? देखो यार, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया डिपॉजिटर का,
अब ये डिपॉजिटर बंदे ने क्या किया हुआ है, सर इस डिपॉजिटर ने कुछ पैसा बैंक के अंदर जमा करवा रखा है, बिल्कुल करवा रखा है। कल को इस डिपॉजिटर को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ सकती है। तो ये क्या करेगा, ये बैंक में जाएगा एंड फटाफट वहां से पैसा निकलवा लेगा, निकलवा लेगा बिल्कुल। पर मुझे एक चीज बताओ, अगर बैंक के पास कैश हुआ ही ना तो बैंक में दिक्कत आ जाएगी, बिल्कुल दिक्कत आ जाएगी। तो बैंक के पास ना ठीक ठाक पैसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा डिपॉजिटर आए उसको कहीं ना कहीं पैसा रिटर्न करने में कोई दिक्कत ना आए। दैट इज वाई देयर इज अ नीड ऑफ लिक्विड एसेट या लिक्विडिटी विद द बैंक। लिक्विडिटी कैसे आएगी बैंक के पास, जब कहीं ना कहीं उसके पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होंगे, या कैश होगा, कैश इक्विवेलेंट्स होगा, या कुछ ना कुछ इस तरह के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होंगे। उसके माध्यम से बैंक के पास पैसा बना रहेगा एंड इस तरह से वो पैसा डिपॉजिटर को रिटर्न कर सकता है। गेटिंग इट? कुछ और बातें समझते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटी कवरेज रेशो का। पहले लिक्विडिटी कवरेज रेशो समझ लो। यहां पे आप नोटिस कर पाओगे लिक्विडिटी कवरेज रेशो एक रेशो है जो कहीं ना कहीं मेजर करता है कि कितने प्रोपोर्शन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के बैंक के द्वारा यहां पर हेल्ड करे गए हैं। एंड इनफैक्ट इनको आप कोलैटरल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहां पे अंडरस्टैंड करना कि यहां पर होता क्या है। लिक्विडिटी कैपिटल सॉरी लिक्विडिटी कवरेज रेशो का फॉर्मूला, इट स्टैंड्स फॉर नथिंग बट, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या होता है ना, आपके कितने हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं डिवाइडेड बाय नेट कैश आउटफ्लो। अंडरस्टैंड करना, लेट अस से मैं एक बैंक हूं एंड मुझे ऐसा बैंक पता है कि अगले एक महीने में ना रफली मेरे बैंक से 1 लाख रुपया लोग विड्रॉ करेंगे। मैंने क्या कहा, लेट अस से अगले एक महीने के अंदर मेरे बैंक से लोग रफली 1 लाख रुपया विड्रॉ करेंगे। तो मेरे पास पैसा होना चाहिए ताकि मैं उसको मीट कर पाऊं उस डिमांड को। वो कैसे मीट अप करूंगा, या तो मेरे पास कैश हो, या कैश इक्विवेलेंट हो, या शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो, ताकि उसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं उनकी जो भी आउटफ्लो होने वाले हैं मेरे बैंक से उनको मैं यहां पे कवर कर पाऊं। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो। ठीक बात है। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इस एलसीआर के माध्यम से हम बैंकिंग सेक्टर की जो रेजिलियंस है ना उसको कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि क्या कुछ इस तरह का लिक्विडिटी स्ट्रेस तो नहीं है यहां पर बैंक के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहां पर आप अंडरस्टैंड करना, एलसीआर के बारे में आप लोग मुझे बताना, एलसीआर ज्यादा हो तो खराब है या एलसीआर कम हो तो खराब है। देखो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या लिक्विडिटी कवरेज रेशो ज्यादा होना गलत बात है या कम होना गलत बात है। देखो समझना, अगर मान लो लिक्विडिटी कवरेज रेशो बैंक के पास कम हुआ, ये रेशो कम हुआ बैंक के लिए, इसका मतलब पता क्या है, अगर ये रेशो कम है इट मींस कि बैंक का पैसा बाहर ज्यादा जाना है और बैंक के पास उस तरह के लिक्विड एसेट नहीं है। मतलब बैंक का लोग बहुत सारे विड्रॉ करेंगे बैंक से और बैंक के पास पैसा ही नहीं है। तो भाई लिक्विडिटी कवरेज रेशो अगर कम नीचे होगी ना, अगर कम होगी, ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह बात है, बैंक के लिए बहुत खराब चीज है कि बैंक के पास रेजिलियंस ही नहीं है उस बैंकिंग सेक्टर की, है कि नहीं। ऑन द अदर हैंड, मान लेते हैं कि अगर बैंक की लिक्विडिटी कवरेज रेशो ज्यादा है, ये क्या मतलब हुआ, अगर लिक्विडिटी कवरेज रेशो सर ज्यादा हुई तो उससे क्या होगा, मुझे एक बात बताओ। अगर लिक्विडिटी कवरेज रेशो ज्यादा है इसका मतलब क्या है, बैंक के पास खूब लिक्विड एसेट्स पड़े हुए हैं, खूब लिक्विड एसेट्स, बैंक के पास खूब कैश ही कैश, खूब कैश ही कैश पड़ी हुई है। यही तो मतलब है ना लिक्विडिटी कवरेज रेशो का ज्यादा होने का, बिल्कुल। अगर बैंक के पास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सर बैंक लोन दे सकता था पर वो लोन दे नहीं पा रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यानी कि अगर लिक्विडिटी कवरेज रेशो ज्यादा हुआ ना, वो भी एक दिक्कत वाली बात है। तो यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशो होना ये खराब क्यों है, क्योंकि उससे दिखाता है कि बैंकिंग सेक्टर के पास शायद पैसा ही नहीं है कि लोग कल को डिपॉजिटर्स अपना पैसा विड्रॉ करेंगे तो उनके पास शायद हो सकता है बैंक के पास पैसा ही ना हो। एंड लिक्विडिटी कवरेज रेशो ज्यादा होना इसलिए खराब है क्योंकि इसका मतलब यह है कि बैंक के पास खूब पैसा पड़ा हुआ है, बैंक शायद लोन ही नहीं दे पा रहा, इसलिए हो सकता है पैसा ज्यादा पड़ा हो। तो यानी कि ना लिक्विडिटी कवरेज रेशो ज्यादा होना भी अपने आप में काफी दिक्कत वाली बात है, कम होना भी अपने आप में काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है। एक प्रॉपर बैलेंस यहाँ पे मेंटेन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन भी होती है ज्यादा हायर एलसीआर रिक्वायरमेंट्स की, ये दिक्कत हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो जब बेसल 3 रिक्वायरमेंट्स आई कहीं ना कहीं हमें नोटिस करने को मिली, तो बैंकिंग सेक्टर की रेजिलियंस को मेंटेन करने के लिए हमने इसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। इनिशियली जो था ना एलसीआर रिक्वायरमेंट वो 60% पे फिक्स करी गई थी, बाद में 2019 तक में बाय 2019 इसको 100% यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया था। यानी कि अगर आपके पास जो भी नेट कैश आउटफ्लो है ना,
उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कितना हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होना चाहिए? द आंसर इज इट शुड बी 100%, ताकि इंश्योर ये किया जा पाए कि कल को कोई भी आपके बैंक में आए, आप उसको यहाँ पे पैसा यहाँ पे रिटर्न कर पाओ। ये यहाँ पे फोकस है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, वो कहीं ना कहीं रेगुलेशन ऑफ बैंक्स के लिए यहाँ पे काम करती है। एंड इसके जो 45 मेंबर्स होते हैं, उनमें आपको सेंट्रल बैंक्स, बैंक सुपरवाइजर्स, अलग अलग जुरिस्डिक्शन के देखने को मिल जाएंगे। तो ये न्यूज में क्यों था सर? न्यूज में दोस्तों इसलिए था क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि आरबीआई ने डिसाइड ये किया है कि जो इसका इंप्लीमेंटेशन था रिवाइज्ड एलसीआर नॉर्म्स का, उसको फिलहाल नहीं किया जाएगा, उसको आगे जाके किया जाएगा। बट आपको जो पॉइंट था ना कि एलसीआर बढ़ने से क्या होता है, कम होने से क्या होता है, ये एस्पेक्ट्स आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ठीक है सर, ठीक है, ये बात हमें समझ आई। अगला मुद्दा हमें क्या डिस्कस करना है दोस्तों? जो अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है ना, वो हमारा है रिगार्डिंग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी के बारे में डिस्कशन करना है दोस्तों। अभी रिसेंटली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पे रिलीज किया गया, राइट। अब होता पता क्या है, हमारे जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या चेंजेस आए हैं। चेंजेस किस कॉन्टेक्स्ट में, कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, राइट, उनकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो यहाँ पे हम चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईआईपी के माध्यम से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर किस तरह से बदलाव आया है, इसके अंदर किस तरह से बदलाव आया है, ये यहाँ पर हम चेक करने की कोशिश करते हैं। इनको हम ब्रॉड सेक्टर के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो अगर इन सेक्टर्स में ग्रोथ अच्छी होगी, कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा होगा, है ना। आपको ध्यान क्या रखना है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ना, दरअसल में एनएसओ रिलीज करता है, आपका जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है अंडर मोस्पी, उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। एंड ये हर महीने हमें देखने को मिल जाएगा, इट कम्स एवरी मंथ, मंथली हमें यहाँ पे इसका जो डेटा होता है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड इसकी अगर हम बात करें दोस्तों बेस ईयर की, तो बेस ईयर इसका हमें 2011-12 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपके इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। ठीक है, ठीक है, ये तो बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, किस किस तरह से हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज कैसा काम कर रही हैं, उस तरह से हम यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग आईआईपी देख सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो क्लियर है, पर आप नोटिस कर पाओगे हमारे पास इसके साथ एक लिंक्ड आपका एक और हमें इंडेक्स देखने को मिल जाएगा, विच इज नोन एज इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। दरअसल में क्या है, हमारे पास ऐसे 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का लगभग 40% वेटेज यहां पे रखती हैं। यानी कि अगर आपने ना इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का देख लिया कि ये कैसे कैसे वर्क कर रही हैं, आपको कहीं ना कहीं बाकी सेक्टर्स का भी थोड़ा बहुत आपको अच्छा खासा आइडिया देखने को मिल जाएगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है पहली बात तो, कि यहाँ पर पहली बात तो 8 सेक्टर्स कौन से हैं, तो आपको इसी ऑर्डर में आप इनको ध्यान में रखना। एक है आपका रिफाइनरी एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो टॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी आ गया, फिर आपका स्टील आ जाता है, फिर आपका कोल आ गया। उसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करूं, उसके बाद आपका क्रूड ऑयल आ गया, फिर आपका नेचुरल गैस आ गया, ठीक है, एंड फिर आपके जो दो आखिरी में आते हैं, दैट इज सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स, सीमेंट एंड लास्ट वन इज फर्टिलाइजर्स। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये 8 कोर सेक्टर हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स, ये 8 कोर सेक्टर्स कहलाए जाते हैं। एंड इनका जो वेटेज है ना आईआईपी के अंदर, वो 40.27% आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैंने आपको क्यों कहा इनको इसी ऑर्डर में याद रखना, क्योंकि यूपीएससी में 2 बार सवाल पूछा लग गया है। दरअसल में इसकी वेटेज मैक्सिमम है, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड इस तरह से, एंड जो लोएस्ट वेटेज है ना, वो दरअसल में आपको फर्टिलाइजर की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, कि ये जो आपका इंडेक्स है, ये दरअसल में आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है। व्हाट इज ओईए? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। व्हाट इज डीपीआईआईटी?
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये दरअसल में यहाँ पर इस इंडेक्स ऑफ 8 कोर सेक्टर्स को यहाँ पे रिलीज करता है। तो अपने आप में जो 8 कोर सेक्टर्स हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जिसके माध्यम से हम एक आइडिया लगा पाते हैं कि हमारा जो ओवरऑल सेक्टर है वो कैसा कैसा बिहेव कर रहा है। इसके देखो करंट के अंदर ना न्यूज़ आती रहती हैं कि इतने परसेंट हो गया, इतने परसेंट हो गया। आपको वो नंबर्स ध्यान में नहीं रखने। अभी जब एग्जाम होगा मेंस के अंदर तब ये डेटा आ सकता है, या आपको अपने आंसर में कोट करना होगा, तो उस समय जो भी डेटा होगा वो याद कर लीजिएगा। अभी के लिए आपको जो याद करना था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया है। अब दोस्तों अपने ट्रू क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है विद रिगार्ड्स टू कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिसको स्टेरिलाइजेशन का पार्ट माना जाता है। तो पढ़िएगा एंड मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। एंड दूसरा यहाँ पे आपके सामने सवाल है कि इनमें से कौन सी ऐसी हैं जिनको हम कैपिटल मार्केट का हिस्सा मानते हैं। चलो, पिछले हफ्ते मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, जैसे एक होमवर्क था आपके बिटकॉइन के रिगार्डिंग। बिटकॉइन आप लोग समझते होंगे, बिल्कुल। बिटकॉइन आपकी एक आपको क्रिप्टो करेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। अब आप नोटिस करना, ये जो क्रिप्टो करेंसीज है ना, ये डेफिनेटली आपकी जो वर्क करती हैं वो आपकी वर्क करती हैं आपकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। पर बिटकॉइन के बारे में कुछ एक ऐसी एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बिटकॉइंस जो है ना वो दरअसल में सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज द्वारा ट्रैक किए जाते हैं। देखो बिटकॉइन में ना वन ऑफ द की थिंग्स इज, आपको यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने हो सकता है ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा हो, है ना, अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा हो। ब्लॉकचेन की जब हम बात करते हैं ना तो उसमें यही बात होती है कि डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, है ना, ये सारा का सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज मैनर के अंदर वर्क करता है। एंड इनफैक्ट इसके ऑल्टरनेटिव के तौर के ऊपर हमने यहाँ पर सीबीडीसी भी लाया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये जो सीबीडीसी वगैरह है ना, सेंट्रल बैंक, ये तो सेंट्रल बैंक इशू करता है, पर जो बिटकॉइन वगैरह है वो यहाँ पर सेंट्रल बैंक द्वारा ट्रैक नहीं किया जाता, इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पे कि एनीवन विद द बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनीवन एल्स विद द बिटकॉइन। कोई भी किसी को भी पैसा भेज सकता है अगर उसको बिटकॉइन एड्रेस पता हो। आंसर इज यस, बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है। तीसरा कह रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट विदाउट ईदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी। आपको सामने वाले की आइडेंटिटी नहीं भी पता तब भी आप उसको पैसा भेज सकते हो। आंसर इज यस, तो ऑप्शन बी यहाँ पे 2 एंड 3 होगा। इनफैक्ट ना वन ऑफ द की चैलेंजेस जो कि हमें बिटकॉइंस में देखने को मिलता है या और कुछ क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिलता है वो है आपका अनोनिमिटी का। हमें पता ही नहीं, है ना, कि कौन है क्या चीजें हैं। प्लस इसमें वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है, कभी प्राइस अचानक से ऊपर, कभी अचानक से प्राइस नीचे, कोई एक न्यूज आ जाती है उससे उतना ऊपर चला जाता है उतना नीचे आ जाता है। तो वोलेटिलिटी और जो अनोनिमिटी है ना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके ब्लॉकचेन या सॉरी आपके नॉट ब्लॉकचेन, आपके बिटकॉइन के केस के अंदर। तो आप नोटिस कर सकते हो, इस वजह से आपका जो जवाब होगा वो ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली यहाँ पे बन जाएगा, राइट। इसको आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखी है। पिछली बार मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था। यहाँ पर क्या होमवर्क था, अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। डू यू अंडरस्टैंड दिस टर्म, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस का मतलब और कुछ नहीं, वो आपका इन्फ्लेशन ही पूछ रहा है। प्राइसेस बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन होना। बस सिंपली उसने ये पूछा है कि भाई इन्फ्लेशन कब हो सकती है। क्या मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन हो सकती है। आंसर इज यस। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा जाएगा, कहीं ना कहीं लोग ज्यादा खर्च करेंगे, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, उस ज्यादा डिमांड की वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो प्राइस हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए अगर हम बात करें तो मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें उस वक्त उस चीज की महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। दूसरा कह रहा है अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। देखो समझना एक बात को, डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आएंगे तो उससे महंगाई हो सकती है, पर कैसे होगा। मान लो आपका आउटपुट कम हो गया, मतलब डिमांड उतनी ही है पर सप्लाई कम होगी, आउटपुट कम हो गया। अब इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उतनी सप्लाई मार्केट में नहीं एग्जिस्ट करती। जब ये डिमांड ज्यादा है पर आपकी सप्लाई कम है, आपका आउटपुट कम है, उस वजह से क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स तो महंगे होंगे ही होंगे। तो डेफिनेटली अगर आपके आउटपुट में हमें एक डिक्रीज देखने को मिलता है, इस वजह से भी हमें महंगाई देखने को मिल जाएगी। तीसरी बात है इफेक्टिव डिमांड। ये तो मैंने अभी बताया कि अगर आपकी किसी चीज के रिगार्डिंग डिमांड मार्केट में ज्यादा है, डेफिनेटली उसके भाव तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, है ना। दुनिया में ऐसा ही तो होता है, जिस चीज की डिमांड होती है उसके भाव खूब आसमान पे होते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर है, जब डिमांड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उसकी महंगाई भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग होनी बनती है। तो तीनों स्टेटमेंट फिर यहाँ पे करेक्ट थे, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आज की डिस्कशन थी।
है ना। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे आपके लिए दे दिया है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, राइट। बाकी इसके साथ ही अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो जो पीडीएफ होगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, राइट। तो ये दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड पेशेंटली लिसनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।